नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश प्रकाश, सीनियर जर्नलिस्ट। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। राकेश जी, खबर यही रही सबसे बड़ी कल, जिसको हम अभी एनालाइज़ कर रहे हैं, खबर कल की है कि यूपी में 2 लड़के एक बार फिर से साथ आए हैं। यानी कि अखिलेश और राहुल एक बार फिर से साथ आए हैं। पहले थोड़ी खबर क्या है पूरी समझ लेते हैं। साथ आए हैं यूपी के 2 लड़के। ऐसा नहीं है ये पहली बार आए हैं, पहले भी आ चुके हैं, लेकिन इस बार क्या समझौता हुआ। कांग्रेस को गठबंधन के तहत 17 लोकसभा सीट मिली है। हम ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी 21-22 मांग रही थी, लेकिन 11 दी गई पहले, उसके बाद बात नहीं बनी, फिर 17 दी गई। अब 17 पे जाके जो है वो बात बन गई है। ये 17 भी मुझे लगता है इसलिए क्योंकि जयंत चौधरी बीच में से चले गए हैं, तो अब 17 पे जो बात बन गई है। अब समाजवादी पार्टी और उसके बाकी सहयोगी दल जो हैं, जो पार्टियां होंगी, वो यूपी की जो 63 सीट बची हैं उस पे चुनाव लड़ेंगे। यानी कांग्रेस 17 पे 63-80 सीट हो गई है। गठबंधन में कहते हैं कि प्रियंका गांधी ने भी अहम किरदार निभाया। उन्होंने फोन पे बात की अखिलेश यादव से और बात बन गई, ये अब कहा जा रहा है। कौन कौन सी सीट मिली? कांग्रेस रायबरेली, अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी। वाराणसी से तो पर कैंडिडेट अनाउंस कर दिया था एसपी ने, अब बात बनी हो तो पता नहीं। अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबांकी और देवरिया, ये लोकसभा सीट है जहां से चुनाव लड़ेंगे। एक मुरादाबाद की सीट जो बहुत फंसी हुई थी, जिस पे बात नहीं बन रही थी, उसके लिए जिद कांग्रेस ने छोड़ दी है। वाराणसी पे हम एक बार फिर डबल क्रॉस चेक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वाराणसी पहले कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने वहां से कैंडिडेट अनाउंस किया था एसपी का। तो राकेश जी, सबसे पहले तो इस पे रिएक्शन, फिर इसकी हम इसको एनालाइज करेंगे हम। देखिए, जितनी भी सीटें कांग्रेस को दी गई हैं, सबसे पहली बात की सीट लेने से बात नहीं बनती। जनता के बीच आपने क्या किया है, जनता आपको किस नजर से देखती है, ये दो चीजें अहम होती हैं। जनता के बीच आपका जनाधार क्या है, ये पूरी दुनिया को पता है। आप क्या काम करते हैं, पूरी दुनिया को पता है। रायबरेली से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इतने सालों से चुनाव जीतते आ रहे हैं लगातार, लेकिन रायबरेली की क्या हालत है, ये किसी से छुपी नहीं है। आप ये देखिए कि रायबरेली में जो ज्यादातर विधानसभा की सीटें हैं, मुझे लगता है कि 3 या 4 विधानसभा की सीटों पर जो है वो समाजवादी पार्टी का कब्जा है। इसी तरीके से आप अगर अमेठी की बात करें तो अमेठी में जो है वो करीब 2 या 3 सीटों पे जो है वो समाजवादी पार्टी का कब्जा है। यानी कि ये ऐसे लोकसभा के क्षेत्र हैं जहाँ पे कि कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है। आप देखेंगे कि पिछली बार भी जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस को करीब करीब 1/4 सीटें मिली थी। यानी कि 400 के आसपास की सीटें हैं, उसमें से कांग्रेस को 102 या 103 सीटें समझौते के तहत मिली थी गठबंधन में। और कांग्रेस जीत कितनी पाई थी? 5 या 7। तो ये कांग्रेस का जनाधार है, ये कांग्रेस का वजूद है उत्तर प्रदेश में। और ऐसे में कांग्रेस 1 ले ले, 2 ले ले, 4 ले ले, 10 ले ले, 17 ले ले, 15 ले ले, सवाल सीटों के आवंटन से नहीं होता, सवाल इस बात से होता है कि आपने जनता के लिए किया क्या। और आप जानते हम्म। हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार चुके हैं, सोनिया गांधी रायबरेली का मैदान छोड़ चुकी हैं। क्यों? क्योंकि उनको जमीनी हकीकत का अंदाजा हो गया है कि अब जनता बहुत दिनों तक उनको बर्दाश्त करने वाली नहीं है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है वो कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है, अब मैं सीट बाय सीट आपको बताता हूँ कि कांग्रेस की रायबरेली में क्या हालत है, कांग्रेस की अमेठी में क्या हालत है, कांग्रेस की गाजियाबाद में क्या हालत है, कांग्रेस का बुलंदशहर में क्या हालत है, कांग्रेस का बाराबंकी में क्या हालत है, कांग्रेस का कानपुर में क्या हालत है। तो ये वो सीटें हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीटें हैं। और समाजवादी पार्टी ने हालांकि चालाकी दिखाई है। अगर चंद सीटों को छोड़ दे जहां की समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी, तो बाद बाकी सारी सीटों पे जो है वो ऐसी सीटें कांग्रेस को दी है जहां से जीतने की गुंजाइश नहीं के बराबर है। तो हम्म। इसलिए सीटों के आवंटन को लेकर के ये जो दो लड़के आपस में साझेदारी करके और सोचते हैं कि
बिसात इन्होंने बिछा दी है तो बाजी इन्होंने ही जीतना है, ऐसा नहीं है। इनके पास अपना क्या है, इन्होंने जनता के लिए किया क्या है, विरासत में मिली सियासत को लेकर के ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जो चीजें थाली में सजा के दे दी जाती है उसमें इनका क्या योगदान है। और इसीलिए आज तक जो देश की राजनीति है, जो जमीनी हकीकत है राजनीति की, उसको कभी समझ नहीं पाए। ये ड्राइंग रूम में बैठ करके डिसीजंस लेते हैं और उनको लगता है कि हर बार मुंह की खाते हैं, हर बार इनको पटखनी मिलती है, हर बार हार मिलती है, फिर भी ये जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अरे चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ने से पहले जमीन तो तैयार कर लो, चलिए जनता के पहले साथ तो जुड़ो, जनता के मुद्दों पे तो राकेश जी, बात करो। ये जो अविनाश पांडे हैं, प्रभारी हैं यूपी कांग्रेस के, उनका क्या कहना है, इसको भी एक बार सुनने की कोशिश करते हैं हम कि उनका क्या कहना है। ये मैं कोशिश करता हूँ कि ये बाइट में प्ले कर सकूं। हम पूर्ण रूप से ईमानदारी से उसे निभाएंगे। देखिए, ये एक बहुत ही खुशी का मौका है जहां पर दोनों राष्ट्रीय हमारे राष्ट्रीय पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस और समाजवादी ने मिलकर जो निर्णय लिया है, ये उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए, देश की राजनीति की दशा और दिशा ठहराने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसमें एक राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी हमने जो इसमें जिम्मेदारी, भले ही सीटें कम हो, लेकिन इस चुनौती को स्वीकार किया है कि अगर हमको भारतीय जनता पार्टी को अगर रोकना है या उन्हें अपदस्थ करना है तो हम सबको साथ आना होगा। और इसके लिए में हमारा जो नेतृत्व है बहुत स्पष्ट है कि इसमें जो भी जिस भूमिका में भी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, हम पूर्ण रूप से ईमानदारी से उसे निभाएंगे। देखिए, ये एक बहुत ही खुशी। और मैं यहाँ पे आपको बाइट सुनवाता हूँ राकेश जी। ये जो विरोधियों ने खाना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। आपने देखा सटने वाले सट गए और हटने वाले छटपटा रहे हैं। जल्दी हट करके वो भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। तो 15वीं जयंती के अवसर पर शोषित वंचित जागरण महारैली का कार्यक्रम रखा है लोगों ने। महारैली भी है और इसके माध्यम से संदेश देना चाह रहे हैं। कहाँ कहाँ दावेदारी है? दावेदारी घोसी है, सलेमपुर है, गाजीपुर है, लालगंज है। ये देखिए हम बहुत ही अच्छे होंगे और सब लोगों का समर्थन मिलेगा, क्योंकि आज जो है हमारे जो 4 स्तंभ जो आप भाजपा कह रहे हैं कि हमारे युवा हैं, हमारी नारी हैं, हमारी किसान हैं और हमारे जवान हैं, तो इन 4 स्तंभ पूरी तरह से आक्रोशित भी हैं, दुखी भी हैं, निराशा में भी हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में लोग आपको भाजपा के साथ तो दिखाई देंगे, लेकिन वोट वो गठबंधन को ही करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी शुरू से ही चाह रही थी गठबंधन हो, लेकिन थोड़ी देरी हुई है क्योंकि हमारे यहाँ पे सामने भाजपा खड़ी है। लेकिन इस बात की मैं सभी समाजवादी पार्टी के लोगों को और कांग्रेस के लोगों को, देखिए खन्ना साहब, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, ये जो सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज यहाँ बता दूं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे की जो एक कहते हैं ना बड़ी वजह है, वो मैं आपको बताता हूं। इन दोनों दलों के बीच ये जो 2 लड़के आए हैं और जो सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके बीच कितनी तल्खी है इसका अंदाजा लगाइए। अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जब इन दोनों के बीच गठबंधन हो नहीं रहा था, क्योंकि इनका गठबंधन और उस गठबंधन का उद्देश्य जो है वो जनता की सेवा करना नहीं है, प्रदेश का विकास करना नहीं है। ये गठबंधन में इतनी देरी क्यों हो गई? आखिर इतने महीने क्यों लग गए? क्या आपको एक गठबंधन करने में 6 महीने लगते हैं क्या? सीटों की साझेदारी, उसकी घोषणा करने में 6 महीने लग जाते हैं। अगर इस अंदाज में आप काम करेंगे, अगर अपने पार्टी और 2 पार्टियों के बीच सिर्फ इस बात को लेकर के कि गठबंधन करना है और सीटों का तालमेल करना है और उसमें अगर 6 महीने लग जाए, तो फिर आप जनता का क्या करेंगे? और सबसे बड़ी बात है कि एजेंडा इनके पास। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगा। और दूसरी बात, जब इन्होंने गठबंधन किया तो दोनों के बीच जो तल्खी है वो अभी भी बरकरार है।
तल्खी इस बात को लेकर के है कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कि चलो गठबंधन का लेकर के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सीटों के तालमेल को लेकर के ऐलान करते हैं, घोषणा करते हैं, मीडिया को बताते हैं, तो पता है क्या हुआ? ये जो घोषणा है, ये घोषणा ना तो कांग्रेस मुख्यालय से की गई, ना समाजवादी पार्टी के कार्यालय से की गई। ये एक होटल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया और वहां पे ये सारी चीजें की गई। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को ये ना लगे कि समाजवादी पार्टी आगे निकल जाएगी, समाजवादी पार्टी को ये ना लगे कि कांग्रेस जो है वो श्रेय लेके भाग जाएगी। तो इसलिए जो है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो जगह भी है, वो एक होटल में रखा गया। तो यहाँ तक तो इनके बीच मनमुटाव है। ये जो 2 लड़के हैं, इनके बीच जो है, वो कहते हैं कि आपस में ये एक साथ आ रहे हैं, लेकिन आपस में ही अभी भी खींचतान बरकरार है। अभी भी एक-दूसरे के साथ इनके मन नहीं मिले हैं। और वो जो घोषणा हुई है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सत्ता के लिए हुई है, कुर्सी के लिए हुई है, जनता के लिए नहीं हुई है। ये ऐसी कोई साझेदारी नहीं जिसमें जनता का फ़ायदा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अखिलेश को कुर्सी चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ राहुल को कुर्सी चाहिए और इसलिए ये 2 लड़के जो है वो घाल-मेल कर रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है राकेश जी कि जब भी बात होती है, ये बीजेपी के कोई बड़े नेता बात करते हैं, मान लीजिए प्रधानमंत्री बात करते हैं, तो वो ये बताते हैं कि हम क्या करेंगे, हम इकॉनमी में 3rd नंबर पे जाएंगे, हम देश के लिए आगे ये करने वाले हैं, ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। लेकिन इंडिया अलायंस के कोई भी नेता जब बात करते हैं तो कहते हैं बस हम बीजेपी को हटाएंगे। उसके पीछे का वो रीज़न नहीं दे पाते हैं कि आखिर ऐसा क्या गलत हो रहा है 10 साल में, आप उसको बताइए, एजेंडा लेके आइए कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं और हम इस तरीके से करेंगे। उसका कोई विज़न इनके पास नहीं है, सिर्फ बीजेपी हटाएंगे। चलिए ये भी एक बात है। और अब ये जो 2 लड़कों को आप एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अभी हमने डिंपल यादव को सुना। डिंपल यादव कह रही थी कि महिलाएँ जो है वो बीजेपी से नाराज़ है। डिंपल यादव को यही नहीं पता कि बीजेपी ने महिलाओं के लिए कितना बड़ा काम किया है। महिला आरक्षण बिल अगर किसी ने इस 70-75 साल में अगर कोई लेके आया है तो वो बीजेपी लेके आई है। इसके पहले कोई पार्टी किसी को क्यों नहीं समझ में आया? जी। और दूसरी ये चीज़ जोड़ी कि और ये महिलाएँ जोड़ी राकेश जी हाँ, जी हाँ। ये जो महिलाओं की बात है, तो महिलाओं को लेकर के आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो ट्रिपल तलाक है, उसको लेकर के जो एक महत्वपूर्ण कदम है, महत्वपूर्ण फैसला है, वो किसने लिया? बीजेपी सरकार ने लिया। तो महिलाएँ तो बीजेपी सरकार से बेहद खुश है कि जिसने आज तक, अगर किसी एक सरकार ने आज तक महिलाओं के लिए कुछ किया है, तो वो बीजेपी की सरकार है। और ये उल्टी बयानबाज़ी कि महिलाएँ महिलाएँ किस बात से नाराज़ होंगी? महिलाएँ तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में परेशान थी। जब बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ गया था महिलाओं के खिलाफ। आज तो पूरा यूपी जो है सो एकदम से शांति है और हर जगह कानून व्यवस्था है और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उल्टी बयानबाज़ी जनता अच्छी तरीके से समझती है। और एक ये 2 लड़कों की जोड़ी का इतिहास भी देखना पीछे ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार इकट्ठे हुए हैं। इसलिए हमने डाटा रखा है। सपा और कांग्रेस को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया था 2017 में। तब इस गठबंधन को मात्र 54 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 114 सीट पे चुनाव लड़ी थी और सिर्फ 7 ही जीत पाई थी। और उसके बाद समाजवादी पार्टी 311 पे लड़ी थी और सिर्फ 47 जीत पाई थी। विधानसभा के चुनाव थे। जी, तो जी। यहाँ पे जब आपको जनता ने पूरी तरह नकार दिया, तो अब आपने ऐसा क्या किया है पिछले 6, 7, 8 सालों में जो आपको जनता दोबारा एक्सेप्ट करेगी? नंबर 1। नंबर 2, समाजवादी पार्टी का एक प्रयोग जो है वो सपा बसपा के साथ यहाँ पे विधानसभा लिखा है, लोकसभा चुनाव में भी हो चुका है। लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा 2019 में इकट्ठे लड़े थे और यहाँ भी सिर्फ 5 ही सीटें जीत पाई थी समाजवादी पार्टी। यानी गठबंधन में दिक्कत एक ये भी रहती है राकेश जी कि आपका वोट, जो वोटर है, वो वोट ट्रांसफर करेगा कि नहीं करेगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसलिए ये प्रयोग कितना सफल रहने वाला है अभी नहीं कहा जा सकता। और आप ये देख लीजिए कि जिस तरह का रुझान 2019 के चुनाव में हमें देखने को मिला, जिस तरह का रुझान हमें विधानसभा चुनाव में अभी देखने को मिला उत्तर प्रदेश में, उसमें मुझे लगता है कि वो ट्रेंड फॉलो होने के चांस ज़्यादा है। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद
सबसे पहली जो 2 कैंडिडेट अनाउंस करती कांग्रेस, वो अमेठी और रायबरेली से करती, और वो गांधी परिवार के होते, अगर इतना कॉन्फिडेंस होता। लेकिन वो भी कॉन्फिडेंस कांग्रेस पार्टी में दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अमेठी और रायबरेली को लेकर के जो बात आप कह रहे हैं, तो आपको पता ही है कि सोनिया गांधी जो है वो राज्यसभा जाने वाली हैं, और राहुल गांधी जो है सो अमेठी से चुनाव हार के दूसरी जगह निर्वाचित से हो गई चुनाव है लड़ेंगे। राज्यसभा के लिए। हो गई ना, तो फिर राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गई हैं। और राहुल गांधी जो है वो अमेठी की सीट छोड़ करके वो पहले ही जा चुके हैं। तो अब जो है सो, चूँकि उनको ज़मीनी हकीकत का अंदाज़ा है कि जनता क्या चाहती है, जनता की नज़र में उनकी क्या इमेज है, और उन्होंने जनता के लिए क्या किया है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया है, ये बात उनको भी पता है, जनता को भी पता है, इसलिए जनता अब इन लोगों को नकार रही है, रिजेक्ट कर रही है, ठीक है? और ये प्रदेश की राजनीति की सच्चाई है, और ये पिछले 2 बार से हम देख रहे हैं, 2014 में भी देखा, 2019 में भी देखा, विधानसभा के चुनाव में भी देखा 2 बार, और अब फिर से हम जो है सो देखेंगे। तो यहाँ पे ये तमाम लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, जनता के लिए नहीं, सिर्फ़ 2 चीज़ के लिए। एक तो बीजेपी हराओ, दूसरा इनको कुर्सी चाहिए। तो जनता को सेवक चाहिए, जनता को सत्ता पाने के लिए जैसे-तैसे विचारधारा मिले ना मिले, कार्यक्रम मिले ना मिले, रणनीति कुछ भी हो, योजना कुछ भी हो, बस सत्ता पानी है, एक साथ आ जाओ। क्योंकि हमें सत्ता पानी है। तो सत्ता के लिए जो लोग इस तरीके की कोशिशें कर रहे हैं, उनको जनता अच्छी तरीके से पहचानती है। जनता बहुत सूझबूझ के साथ, पीपल आर टेकिंग द डिसीजन एज़ पर द ग्राउंड रियलिटी, नॉट एज़ पर द फॉल्स प्रोमिसेस। So these are the basic fact. People will decide as per the ground reality, और जो ground reality है, no, वो it's all about development, it's all about progress, it's all about improvement in different uh, kind of work or the infrastructure. So people will decide accordingly, and it's a fact. Every time, in different part of the country, people are deciding on the basis of the work, completed by any particular representative of Lok Sabha और विधानसभा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और जो गठबंधन है, गठबंधन की जो बुनियाद है, जब आप गठबंधन, आप देखिए ना, पूरा इंडी गठबंधन बिखर गया, खत्म हो गया। इंडी गठबंधन में गठबंधन क्या हो रहा है? तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच, वो भी इतनी देरी से। इसके पहले क्या हुआ? तो इसके पहले जिस को गठबंधन में लाया गया, वो सब छोड़ के चले गए। ममता जी अलग हो गई, नीतीश कुमार अलग हो गए, अपने आम आदमी पार्टी का कोई पता नहीं है। तो जितने भी इनके बड़े घटक दल थे, उन सब ने इस गठबंधन से किनारे कर लिया, और इंडी गठबंधन में जो अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकला, वो पूरा इंडी गठबंधन 28 दलों का था, सब बिखर गए। और जो अल्टीमेट रिजल्ट है, वो ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच का गठबंधन सामने आया है। तो ये 2 दलों के बीच का गठबंधन है, इंडी गठबंधन का, इससे मुझे लगता है कोई लेना-देना नहीं है। तो अब ये बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि इनका गठबंधन, इनके गठबंधन की बुनियाद और उस गठबंधन के पीछे की कहानी जनता पिछले 6 महीने में भली-भाँति देख और समझ चुकी है। और लोगों को इस बात को लेकर के कई बार चर्चा होती है, तो लोग हँसी भी उड़ाते हैं, लोग मज़ाक भी करते हैं, कह रहे 2 दोस्त मिलते हैं साथ में, तो कहते हैं, "अरे! कहीं तुम्हारा इरादा इंडी गठबंधन की तरफ तो साथ आना नहीं है कि पहले जो सो साथ आओ, फिर आपस में लड़ो और फिर टुकड़ों-टुकड़ों में बँट करके अलग हो जाओ।" तो अब ये एक मुहावरा बन चुका है, एक कहावत बन चुकी है, और लोग इसको हँसी-मज़ाक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इंडी गठबंधन, इंडी गठबंधन। तो अब यहाँ पे आप सोचिए, जब ये हालात है, तो ये इस हालात में आपकी जो राजनीति है, वो नकारात्मक सोच के साथ है, हराना है, ये करना। आप विकास की बात कहाँ करते हैं? या विकास की बात आपने कभी की ही नहीं है, या आप विकास की बात भूल चुके हैं। तो जनता को तो विकास चाहिए, जनता को तो डेवलपमेंट चाहिए, जनता को प्रगति चाहिए। जनता तो अपने सुख-दुःख में आपकी भागीदारी चाहती है, लेकिन आप क्या करते हैं? तो ये सारी बातें हैं जिस पे कि ध्यान देने की ज़रूरत है, जिस पे सोचने की ज़रूरत है। और अगर नहीं सोचेंगे और बस कुर्सी के लिए गठबंधन, तो पिछले 2 बार का इतिहास आपके साथ है। पिछले 2 बार के चुनाव में आपने देख लिया कि किस तरीके से जनता ने आपको आईना दिखाया है। तो एक बार फिर से जो है जनता उसी तैयारी के मूड में बैठी है, और मुझे लगता है कि अगर आपको, यानी कि जो कांग्रेस और जो समाजवादी पार्टी है, उनको अगर वाक़ई में जनता का दिल जीतना है, तो पहले काम करें, उसके बाद फिर चुनाव की बात करें। जी,
इससे पहले एक और अग्नि परीक्षा है अखिलेश यादव के लिए 27 तारीख को जो राज्यसभा के चुनाव होने उत्तर प्रदेश में। अब उसमें भी इन्होंने समीकरण बिठाने के लिए एक अभी राजा भैया से कह रहे हैं, बातचीत इनकी चल रही है, क्योंकि इनको 3 अगर सीट जीतनी है तो 111 वोट चाहिए। लेकिन अभी जो सपा में मनमुटाव की बातें सामने आई और सब इधर उधर हो रहा है, तो उसके बाद इनके पास 107 विधायकों का समर्थन है। कांग्रेस के 2 विधायक हैं, एक विधायक बसपा का है। अगर बसपा का विधायक वोट नहीं देता है, जिसकी संभावना बहुत कम है, तो सपा का संख्या बल कांग्रेस विधायकों को मिलाकर 109 हो जाएगा। ऐसे में अगर 2 विधायकों वाली राजा भैया की पार्टी सपा को समर्थन देती है तो उसके पास फिर प्रथम वरीयता के 111 वोट हो जाएंगे और पार्टी तीसरी राज्यसभा सीट आसानी से जीत पाएगी, जो कि खतरे में दिख रही है, क्योंकि राजा भैया की पार्टी के समर्थन के बगैर बसपा और पल्लवी पटेल के वोट भी तीसरी सीट से सपा की जीत सुनिश्चित करने में थोड़ा सा जैसे लग रहा था। अब क्योंकि राजा भैया ने कह दिया है, तो अब मुझे लगता है कि वो तीसरी सीट वाली बात इनकी बनने वाली है, पर वो फ्लोर पे कितनी बनेगी ये देखना पड़ेगा। और ये इनके बीच जो है अभी जो चर्चाएं चल रही थी कि क्लोजनेस बढ़ी है, तो क्लोजनेस का ये एक रिजल्ट सामने आया कि वो राज्यसभा सीट के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। अब वो 111 का आंकड़ा कैसे हासिल करते हैं, ये पहली अग्नि परीक्षा तो ये है 27 तारीख को जो राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं। बिल्कुल, जिस तरीके की बयानबाजी आ रही है और जिसका जिक्र आपने किया, तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि उस दिन कौन किसको वोट करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी से बहुत वही सब खेल होगा कि कौन किसके साथ है। चलिए राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हमने कोशिश की ये एनालाइज करने की कि आखिर ये साथ आए हैं, ये तो खबर है, लेकिन ये पहले भी आ चुके हैं और नाकाम भी रहे थे बुरी तरीके से। और यही नहीं, अखिलेश बीएसपी के साथ भी आ चुके हैं, वहां भी नाकाम रहे। तो अब क्या ऐसा नया हो गया, ऐसा कौन सा जनाधार बढ़ गया जो आप साथ आके इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। लेकिन उससे पहले राज्यसभा का जो टेस्ट है वो 27 तारीख को है, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद फिर अगली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत धन्यवाद। और मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। जितने लोग हमें देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।